हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित और ये ग्रेविटेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। और ये थोड़ा सा स्लाइटली डिले हो गया मेरी साइड से बिकॉज ऑफ द पर्सनल रीजंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल कि ये डिले ना हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं जिनसे नहीं हुआ है। ठीक है, और चलो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने आपको कंपोनेंट्स लेना बताया था और किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना बताया था। जिसको नहीं आता है तो वो पहले लेक्चर की लास्ट सेक्शन में जाके देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विदाउट टेलिंग यू कि हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल, ज्यादा टफ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में ये था कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की साइड्स पर बेसिकली 3 मासेस दे रखे थे। ठीक है, और इक्वल मासेस थे, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है। और उसके उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे 2m रखा था। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि वो 2m मास पर कितना फोर्स, नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, इस 2m मास को ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, इस 2m मास को ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा, और इस 2m मास को ये वाला मास भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये तीन फोर्स जो आएंगे, उन तीनों फोर्स का नेट समेशन बताना था आपको कितना आएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो जिसने नहीं देखा है पहले लेक्चर, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देख ले बिफोर गोइंग टू द दिस लेक्चर। ठीक है, क्योंकि कोई समझ आने वाला नहीं है अगर आप डायरेक्ट इस वाले लेक्चर से आओगे। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं जो इजी रहेगा। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने। इस ट्राइंगल की एजेस पर हमने मास रखे हुए हैं और इक्वल मासेस हैं। ये मास m है, ये मास भी m है, और ये वाला जो मास है ये भी m है। ठीक है भाई, और इस ट्राइंगल का नाम भी दे रखा है ABC ट्राइंगल, लिख दिया मैंने। ये A है, ये वाला पॉइंट B है, और ये वाला पॉइंट C है। और इस ट्राइंगल के एक सेंट्रोइड पर, ये रहा सेंट्रोइड बना दिया मैंने, उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर एक मास रख दिया बेटा 2m। ठीक है, अब मास पर इस 2m वाले मास पर नेट फोर्स बताना है बाकी तीनों मासेस की वजह से। ठीक है भाई, तो देखते हैं। तो ये वाला मास है, ए पॉइंट वाला मास, इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है, इसको बोल दिया मैंने लेट से एफ ए। ठीक है, तो जो बी पॉइंट का जो मास है वो 2m को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये बना दिया बेटा एफ बी। और सिमिलरली इस 2m को ये सी वाला मास है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा विद द फोर्स एफ सी। और क्वेश्चन में गिवन है, एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर, ये सेंट्रोइड जी पॉइंट गिवन है, ये रहा गिवन है जी पॉइंट। और एक चीज और गिवन है, ये ए जी बी जी सी जी की वैल्यू गिवन है, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों ही 1 है। तो मैं लिख देता हूं ए जी बी जी और सी जी तीनों ही आपके 1 मीटर है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये वाला जो फोर्स एफ ए, ये कितना होगा, एफ ए कितना हो जाएगा, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, जी टाइम्स ऑफ द m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 कौन सा लगेगा बेटा, एफ ए है। एफ ए कौन लगा रहा है, ये वाला मास लगा रहा है इस वाले मास के लिए। तो एक मास हो गया 2m, एक मास हो गया m, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एजी है। एजी कितना है, एजी है आपका 1 मीटर। तो m हो जाएगा इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय एजी यानी कितना है बेटा, एजी 1 है, डिवाइडेड दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एजी है, और एजी कितनी है, 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। पहले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, तो एफ ए कितना हो गया, 2gm स्क्वायर। ठीक है भाई, एफ बी कितना होगा, एफ बी कितना हो जाएगा,
एफ बी कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स लगा कौन रहा है, ये वाला मास लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, 2m पे लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा g टाइम्स ऑफ m1 m2, पहला मास ये है, दूसरा मास ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, bg है, और bg कितनी है बेटा, bg भी हमारी 1 है, तो g टाइम्स ऑफ दी पहला मास है m, दूसरा मास कितना है 2m, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है bg कितनी है बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है b, और g ये वाली तो है, तो ये वाली bg डिस्टेंस 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 2gm स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एफ सी भी यही हो जाएगा बेटा, सिमिलरली एफ सी भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये भी मास m है, ये भी मास 2m है, दोनों के बीच की डिस्टेंस cg है, तो cg कितनी है 1 है, तो ये वाला भी फोर्स कितना हो जाएगा 2g m स्क्वायर, मतलब तीनों फोर्स बराबर आ गए, तीनों फोर्स बराबर आ गए। ठीक है, चलिए अब इन तीनों फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन तीनों फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके लिए मैं ये बना रहा हूं एक एक्स एक्सिस, और ये वाली बना दी मैंने एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये बन गई वाई एक्सिस। अब इसको हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है भाई, तो एफ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ ए को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको पहले मैं नीचे कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ। ठीक है, तो एफ ए वेक्टर फॉर्म, एफ ए किधर लग रहा है, एफ ए लग रहा है अलोंग दी, एफ ए बेटा ये रहा ना एफ ए, तो एफ ए लग रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस वाले को किसके साथ में लिखते हैं बेटा, जे कैप, एफ ए कितना हो जाएगा 2gm स्क्वायर जे कैप, ये हो गया बेटा एफ ए। ठीक, ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, अब एफ बी, एफ बी कितना है भाई, एफ बी देखना है और एफ सी देखना है। ठीक है भाई, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा इसको, देखो कैसे करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, कुछ एंगल बताना पड़ेगा आपको, एंगल बताना पड़ेगा। तो ये पूरा एंगल कितना है बेटा, ये पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री है कि नहीं, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये पूरा एंगल कितना है 60 है, ये वाला कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री। ठीक है, तो एफ बी को रिजॉल्व करते हैं एक बार एफ बी को रिजॉल्व करते हैं। एफ बी के दो कंपोनेंट आएंगे, एफ बी के दो कंपोनेंट आएंगे और एफ सी के भी दो कंपोनेंट आएंगे, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं एक बार डायग्राम बना, चलो ठीक है, तो यहां पर एक ड्रॉ कर लेता हूं डायग्राम, जिससे कि क्लियर हो जाएगा अच्छे से। This is x axis, this is y axis, this is f b and this is f c, and this angle is 30 degree and this angle is also 30 degree। ठीक है भाई, देख ले भाई, बिल्कुल ऐसी बना दिया डायग्राम, इसको एफ बी को यहाँ लिख दिया, एस सी को यहाँ लिख दिया, एक्स और एक्स बना दिया। ठीक है, द कंपोनेंट निकालना मैंने आपको बता ही चुका है, तो मैं अब डायरेक्ट करूंगा, जिसको नहीं आता है वो पहले लेक्चर का लास्ट सेक्शन देख ले, कैसे मैंने कंपोनेंट निकालना बताया। ठीक है भाई, चल, तो ये वाला जो b है, तो ये कितना हो जाएगा भाई b एफ बी कॉस 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ बी साइन 30 डिग्री। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये एफ सी है, ये एफ सी है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ सी कॉस 30 डिग्री, क्योंकि थीटा के साथ वाला कॉस होता है, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ सी साइन 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अच्छा ये बताओ एफ बी, पहले एफ सी लिखें, एफ बी, एफ बी लिख लेते हैं, चलो बी लिख लेते हैं। तो एफ बी वेक्टर फॉर्म में लिखना है भाई,
अब इस एफ बी के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट है माइनस एक्स के अलाउंग है, ये वाला कंपोनेंट माइनस वाई के अलाउंग है। ठीक है, तो एफ बी कैसे लिखूंगा गौर से देखना। ये वाला जो कंपोनेंट एक्स के अलाउंग माइनस एक्स के अलाउंग है, तो कैसे लिखूंगा, देखो माइनस का पहले तो तो ये हो जाएगा माइनस का एफ बी कॉस 30 आई कैप, क्योंकि ये माइनस आई क्यों लगाया बेटा, माइनस और आई सॉरी, माइनस आई इस वजह से लगाया बेटा, माइनस आई इस वजह से लगाया क्योंकि ये माइनस एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है और माइनस का एफ बी साइन 30 जे क्या आ जाएगा, y के लिए j यूज करते हैं और ये माइनस वाई है तो इस वजह से ये माइनस और ये j। ठीक सॉरी तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का एफ बी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आई कैप माइनस का एफ बी साइन 30 की वैल्यू 1/2 जे क्या। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अब हम एफ सी लिखेंगे, सिमिलरली एफ सी लिखेंगे। एफ सी के दो कंपोनेंट है, एफ सी के दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक ये वाला कंपोनेंट जो कि माइनस का वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये प्लस के एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको प्लस के साथ लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू दी एफ सी कॉस 30 आई कैप माइनस का एफ सी साइन 30 जे कैप। माइनस का जे इस वजह से आया क्योंकि बेटा माइनस का जे इस वजह से आया क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव आई की तरफ है। ठीक है, तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट एफ सी √3/2 आई कैप माइनस का एफ सी 1/2 जे कैप। ठीक है ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया एफ बी एफ ए एफ बी एफ सी तीनों निकाल लिए, तीनों निकाल लिए। अब इस वाले 2m वाले मास पे फोर्स कितना लग रहा है, तीनों फोर्स लग रहा है ना, एफ ए एफ बी और एफ सी। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया तीनों फोर्स, नेट फोर्स हो गया बेटा आपके तीनों फोर्स नेट फोर्स किस वाले मास पे, 2m वाले मास पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी है कि नहीं। तो एफ ए की वैल्यू मैं यहां से लिख दे रहा हूं ऊपर से कॉपी करके एफ ए की वैल्यू लिख देता हूं ऊपर से कॉपी करके, ये लिख दी मैंने एफ ए की वैल्यू, ये रही। ये एफ ए की वैल्यू मैंने कॉपी करके लिख दी भाई, ये रही। ठीक है ठीक है ठीक है, और एफ बी की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू भी लिख रहा हूं मैं कॉपी करके, ये रही। ये हो गया एफ बी और ये हो गया एफ सी। ये हो गया एफ सी, यहां पर लिख दिया प्लस। ठीक है ठीक है, एफ बी कितना है, एफ बी कितना है और एफ सी सब बराबर ही थे, देखो गौर से बेटा एफ एफ ए बी 2gm² था, एफ बी भी 2gm² था और एफ सी भी कितना था 2gm² था, तीनों बराबर थे। अब सबकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो नेट फोर्स ऑन 2m पे कितना आ गया भाई 2gm² जे कैप माइनस का इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे तो ये कट जाएगा, सब बराबर है ना, सब बराबर है तो एफ बी की जगह मैं एफ सी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। देखो क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ गौर से देखना। मैंने क्या किया, मैंने FC की जगह क्या पुट कर दिया, FB पुट कर दिया और FC की जगह भी FE
बी पुट कर दिया, क्योंकि तीनों ही बराबर है जी एम स्क्वायर, और जी एम स्क्वायर ही किसके बराबर है, जी एम स्क्वायर ही एफ, जी एम स्क्वायर ही किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। तो मैंने सबको बी के फॉर्म में पुट कर दिया। अब सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और से देखेंगे तो माइनस का ये इससे कट जाएगा, ये वाला, हाँ ये इससे कट गया, तो बचा कितना, बचा कितना, एफ बी जे कैप। जे अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का एफ बी बाई टू, ये वाला जो बच गया, और एक ये बच जाएगा माइनस का एफ बी बाई टू, दैट इज द जे कैप। ठीक है, तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट जीरो। तो नेट फोर्स ऑन 2m पार्टिकल इज जीरो। इतना लंबा आपको करना है नहीं, ठीक है, इतना लंबा आपको करना है नहीं, ये बस करके दिखाया है। ठीक है, चलो आई होप समझ गए। तो इससे क्या सीख मिली, इस क्वेश्चन से क्या सीख मिली आगे बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फोर्स इफ एम, इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड, मतलब ए पॉइंट पे जो मास रखा है उसकी जगह एम की जगह क्या हो जाए, अब 2m हो जाए यहाँ पर, तो कितना फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। तो कर लेते हैं इसको, सिंपल है, अब तो समझ आ ही गया होगा। अब बी पार्ट डाल के सॉरी, या पेस्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर हुआ गया है, यहाँ पे जो मास m है इसकी जगह हो गया है 2m। ठीक है, 2m हो गया, बाकी चीजें सेम है। तो इसका मतलब जो एफ ए है वो चेंज हो जाएगा, एफ ए है वो चेंज हो जाएगा, एफ बी है वो सेम ही रहेगा, और एफ सी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये वाले और ये वाले मास के में फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एफ ए चेंज हो जाएगा। तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए कितना हो जाएगा, जी टाइम्स ऑफ दी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एम ये रहा, ये वाला एम ये रहा, दोनों के बीच की दूरी है ए जी, और ए जी है हमारी 1। तो बेटा 2m इंटू 2m डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो एफ ए कितना हो गया, 4gm स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, और एफ बी कितना है, एफ बी कितना हो जाएगा बेटा, पुराना वाला ही रहेगा, पुराना वाला ही रहेगा, तो मैं देख लेता हूँ एफ बी कितना था, एफ बी 2gm स्क्वायर, और एफ सी बी कितना था हमारा 2gm स्क्वायर, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो एफ बी भी 2gm स्क्वायर रहेगा, और एफ सी भी कितना रहेगा, 2gm स्क्वायर। ठीक है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी कितना एम वन ये रहा, एम टू कितना है 2m, डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 है। ठीक है, अब नेट फोर्स, तो अगेन कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट, अच्छा एफ बी और एफ सी तो हम निकाल ही चुके हैं, एफ बी और एफ सी तो हम निकाल ही चुके हैं वेक्टर फॉर्म में, पुराने वाले ये रहे। तो एफ बी निकाल चुके हैं वेक्टर फॉर्म में, ये रहा एफ बी, उसको मैं डुप्लीकेट करके पेस्ट कर कॉपी कर लूंगा, कट। तो एफ बी मैंने ये निकाल दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यू विल गेट एफ बी। ठीक है, एफ सी कितना है, एफ सी कितना है, ये रहा एफ सी, इसको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, कट। और ये एफ सी और एफ बी तो सेम रहेंगे, तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल चुका था, तो वही वाले मैंने यूज कर लिए। एफ ए चेंज हुआ है, तो एफ ए वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, एफ ए जो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, कितना है भाई, किसकी साइड है, एफ ए जो लग रहा है वो वाई एक्सिस की साइड लग रहा है, तो एफ ए है जो वाई एक्सिस की साइड लग रहा है, कितना है एफ ए कितना है 4gm स्क्वायर, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 4gm स्क्वायर, वाई एक्सिस की साइड है तो बेटा जे कैप। ठीक है, ठीक है, वाई एक्सिस की साइड है ना एफ ए, इस वजह से मैंने लिख दिया जे कैप। अब तीनों को ऐड करना है, एफ बी और एफ सी की वैल्यू दोनों को पता ही है। ठीक है, ये दोनों तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब तीनों को ऐड करना है, तो कर लेंगे। नेट फोर्स किस वाले पे निकाल रहे हो, सेंटर वाले पे, सेंटर वाले पे नेट फोर्स, और जी पॉइंट पे जो रखा है मास उस पर। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस, कॉपी कर लेता हूँ यार,
कॉपी कर लेता हूँ नेट फोर्स ये वाली लाइन। तो ये सब ये वाली लाइन भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा ए वाले पार्टिकल पर एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी, और जो एफ ए की वैल्यू है इस बार चेंज हो गई है, वो हो गई है 4 टाइम्स ऑफ द जी एम स्क्वायर, ठीक है। एफ बी और एफ सी सेम है, और एफ बी और एफ सी का दोनों ये दोनों बराबर भी हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगली लाइन से लिखेंगे, ये ऐसे करता हूँ मैं, ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ इसको। तो अगली लाइन से ये, और एफ सी की जगह क्या लिख देंगे हम, एफ बी लिख देंगे। एफ सी की जगह क्या लिख देंगे, एफ बी लिख देंगे, और यहाँ भी बी लिख देंगे। तो बेटा ये वाली जो चीज है वो तो कट ही जाएगी, √3 वाला तो कट ही गया, और एफ बी की वैल्यू, तो बचा कितना, 4g m स्क्वायर जे कैप माइनस का ये कितना है एफ बी बाई 2, और ये भी एफ बी बाई 2 माइनस का है, तो माइनस का एफ बी बचेगा, और ये बचेगा जे क्या, ठीक है। 4g m स्क्वायर माइनस का एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू है ये रही बेटा 2g m स्क्वायर। तो 2g m स्क्वायर दोनों जे कैप में ही है, तो मैंने जे को बाहर ले लिया। तो नेट फोर्स कितना आ गया, जी वाले पार्टिकल पे कितना आ गया 2g m स्क्वायर जे कैप। कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, ये सॉल्व करना आना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं है टाइम लगा है क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करा है धीरे धीरे, इसमें कुछ है नहीं। क्या हो गया, एकदम से खांसी सी हो गई यार ठीक है, यही मैंने बताया था, शायद आपको आंसर भी इसमें बताया था ऊपर ये रहा पहले का 0, ठीक है, क्लियर। चलो अब इस क्वेश्चन से बार बार इसको सॉल्व नहीं करना पहले वाले पार्ट को, तो हमें एक डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है नोट डाल के। वो रिजल्ट क्या है, सारे केस में वैलिड है, मतलब ये सारे, अगर मैंने कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन ले लिया, उसके सारे वर्टेक्स पे मैंने इक्वल मासेस रख दिए, तो सेंट्रॉइड पे कोई भी मास रखे होगा उस पर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। देखते हैं कैसे, देखते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, इफ equal masses are placed at the vertices of a regular polygon, then the net gravitational force on any mass placed at the centroid of regular polygon is 0। तो आपको मुद्दे की बात क्या याद रखनी है, मुद्दे की बात ये है कि मासेस कैसे होने चाहिए भाई, इक्वल मासेस होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरा पॉलीगन कैसा होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, और सेंट्रोइड पे मास कैसा होना चाहिए, कोई भी मास रख दो सेंट्रोइड पे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब क्या, एग्जांपल से देखेंगे। मतलब एक मैंने स्क्वायर ले लिया ना ये स्क्वायर है, ध्यान रखना क्या है, ये स्क्वायर है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, ये एक स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर के मैंने एजिस पे इक्वल मासेस रख दिया, मतलब यहाँ पर भी अगर 2m मास रखा है, यहाँ भी अगर मैंने 5 किलो रखा है, तो यहाँ भी मेरे को 5 किलो रखना पड़ेगा, यहाँ भी मेरे को 5 किलो रखना पड़ेगा। तो जो सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड ये होगा इसका सेंट्रॉइड लगभग ये होगा इसका सेंट्रॉइड, ऐसे कहीं ये रहा इसका जी पॉइंट इज द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पर अगर मैंने कोई सा भी मास रख दिया, एनी मास, 5 किलो 10 किलो 20 किलो कुछ भी एनी मास रख दिया, तो जो नेट फोर्स होगा
किस वाले मास पर, कैपिटल M वाले मास पर, जो कि आपका सेंट्रॉइड पर रखा है इस वाले मास के ऊपर, वो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। निकालेंगे कैसे, अगर किसी के मन में चाहत ज्यादा है तो वही ऐसे ही करेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, ये वाला जो मास है वो इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला जो 2m है वो इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला जो 2m है वो इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला, इन सबको वेक्टर फॉर्म में लिख के ऐड कर लेंगे। वैसे तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, ये वाला फोर्स कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है यार। रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। मतलब आपका जो हेक्सागन होगा ना, तब भी हेक्सागन होगा, जैसे कि हेक्सागन हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, हेक्सागन हो गया, ये मैंने पेस्ट कर, जैसे ये एक रेगुलर हेक्सागन है ये, मतलब इसकी जो सारी साइड्स है ना वो बराबर है, ये सारी साइड्स इसकी बराबर है। तो सारे एजेस पे आपके इक्वल मासेस रख दिए मैंने वर्टेक्सिस पर, और जो सेंटर पे जो कोई भी मास रख लो, उस सेंटर पे जो फोर्स होगा वो आपका जीरो होगा, नेट फोर्स। अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जीरो ही आएगा हमेशा, इन एवरी सच केसेस। ठीक है, डन। चले आगे, चल ठीक है। तो यहाँ तक हो गई बात। अब थोड़े कंपटीशन के को सवाल कर लेते हैं। एक सवाल और है जो कि कंपटीशन का, जिसको नहीं पढ़ना है वो यहाँ से स्किप, थोड़ा सा स्किप कर सकता है, लेकिन मैं जो है रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो स्किप करे। ठीक है, स्किप मत करो, सारा पढ़ लो, ज्ञान मट रहा है, फ्री में मट रहा है, तो वैल्यू जनरली लोग करते नहीं है, तुम लोग कर लो। ठीक है, चलो। तो कंप्लीट कंपटीशन का है बेसिकली। कंपटीशन का यहाँ से थोड़ा सा बताऊंगा, स्कूल वाले तो शायद ही पूछेंगे। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, ये आ सकता है ऐसा कभी कभार आपके कंपटीशन में, तो देख लेते हैं। तो एक हमने क्या किया, पहले इस क्वेश्चन को एक बार आप पॉज करके रीड कर लो तरीके से, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, उसमें से एक स्फीयर हमने छोटा सा काट लिया, ये रहा वाला स्फीयर हमने निकाल दिया छोटा सा। ठीक है, तो आपको जो पी पॉइंट पे जो मास है, एक m रख दिया हमने, स्मॉल m, उस पी पॉइंट पर इस पूरी बॉडी की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये निकालना है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलो। तो जो कैपिटल M है वो किसका मास है, वो पूरे स्फीयर का मास है, पूरे स्फीयर का। मतलब एक स्फीयर था, एक स्फीयर था, ये रहा एक स्फीयर, इसका पूरे का मास है m। ठीक है, एक स्फीयर था जिसका पूरा मास है m। ठीक है, अगर ये पूरा स्फीयर होता तो इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो मास रखा है स्मॉल m, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है, ये फिगर में दे रखी है। ठीक है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है बेटा, कैपिटल R, इट इज गिवन इन ये है। ठीक है, इस पूरे स्फीयर, अगर मैंने इसमें से छोटा स्फीयर निकाला ना होता तो ये पूरा बड़ा स्फीयर इस पे कितना फोर्स लगाता ये हमें मालूम है। तो मैं क्या कैसे 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 लगाता फोर्स, इसको बोल देता हूँ F1, बोल देता हूँ, लेट से F1 कितना होता है, G m1m2 अपॉन R स्क्वायर। m1 कितना, इस वाली बॉडी का मास, दूसरा m2 ये वाला हो जाएगा, पहला कैपिटल M डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। बेटा स्फीयर है, स्फीयर के केस में हम क्या कर सकते हैं, स्फीयर के केस में हम क्या कर सकते हैं, सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, बाकी किसी बॉडी के लिए नहीं मान सकते। स्फीयर केस में हम सारा मास को हम सेंटर पे कंसंट्रेट करता हुआ मान सकते हैं, बाकी किसी बॉडी के लिए नहीं मान सकते। ठीक है, ये ग्रेविटेशन जब फील्ड जब आएगी तब ये क्लियर होगा क्यों। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, पहला मास कितना है, m है, ये रहा कैपिटल M, दूसरा मास है स्मॉल m, डिवाइडेड बाय कैपिटल, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है बेटा, डिस्टेंस कितनी है, ये वाला मास और ये पूरा मास हमने मान लिया सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, r, तो डिवाइडेड बाय दी r का स्क्वायर। ठीक है, फाइन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोर्स कब लगता, जब ये पूरा पूरा स्फीयर होता, ये पूरा स्फीयर होता। लेकिन अब तो आपने इसमें से निकाल दिया है ना, इतना हिस्सा निकाल दिया है, तो अब जो फोर्स लगेगा वो इससे तो थोड़ा सा कम लगेगा ना।
कम लगेगा ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये छोटा वाला स्फीयर है, वो कितना फोर्स लगाता इस वाले स्फीयर की वजह से। चलो देखते हैं। एक छोटा स्फीयर अच्छा, ये छोटू स्फीयर है, ये रहा छोटू स्फीयर। ये रहा छोटू स्फीयर। इस छोटू स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? इस छोटू स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? इस बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है ये कितनी है? कैपिटल आर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? आर बाई टू हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अबे ये पूरा है ना, यहाँ से अबे भाई ये आर है तो ये भी आर हो गया। तो इस वाले ये डायमीटर, ये इसका डायमीटर कितना हो गया? आर हो गया। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर बाई टू। तो जो इस वाला जो छोटू स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई? आर बाई टू हो गई। है कि नहीं? ठीक है ना? अरे यार तुम फोकस होके सुन लो मेरे को। अभी एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा है ना, ये यहाँ पर सारी दीवारें हैं ऐसे एंटरटेनमेंट नहीं करवा सकता मैं। अगर लाइव क्लास होगी तो वी कैन डू सम हंसी मजाक। और जितने लोग मुझे पहले मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं कि ऑफलाइन क्लास में कितना हम हंसी मजाक करते थे। ठीक है, तो अभी चुपचाप सुन लो। जब हम लाइव क्लास करेंगे तो वी कैन हैव सम फन ऑल्सो। ठीक है। तो ये छोटू मास है, ये छोटू मास है, छोटू मासी। अरे ये छोटू मास है। इस छोटू मास की वजह से, इस छोटू मास की वजह से पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो कि आर दूरी पर मास रखा है एम, इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा? F2 में मान लेता हूं और वो हो जाएगा G। इसका मास मैंने मान लिया m डैश G, m डैश m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है बेटा? ओहो डिस्टेंस r नहीं है, डिस्टेंस r नहीं है। डिस्टेंस r नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन दिस छोटू मास, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि ये तो है, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी, ये इसकी जो रेडियस थी, शिट मैन, ये रही बेटा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है r बाई टू। तो कितनी डिस्टेंस हो गई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई बेटा r माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R बाई टू। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस r माइनस कैपिटल R अपॉन टू। ठीक है, देखो भाई, तो ये हो जाएगा r बाई टू का होल स्क्वायर। देखते जाओ, अभी मजा आएगा। ठीक है तो बेटा एम डैश तो पता नहीं है, एम डैश तो पता नहीं है, तो एम डैश कैसे निकालेंगे? एम डैश कैसे निकालेंगे? एम डैश निकालेंगे डेंसिटी। एम डैश कैसे निकालेंगे? एम डैश कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं बेटा इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा तो एम डैश कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है मटेरियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहले पूरा वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब है ना पूरा इसका, इसका वॉल्यूम। अरे पूरे बड़े वाली बॉल का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? इसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, तो यूनिट मास कितना हो जाएगा? एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सही बात है। अब इस छोटे वॉल्यूम का मास कितना है? छोटे वॉल्यूम है ये इस छोटे सा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई। इसकी रेडियस कितनी है? r बाई टू है ना इसकी रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है? अरे इसकी रेडियस है r बाई टू, तो r बाई टू का होल क्यूब। इसका मास कितना हो जाएगा? तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई r अपॉन टू का होल क्यूब। और यही मास,
यही मास ही तो, ये किसका मास है? ये छोटू का मास है। ये किसका मास है? अरे ये किसका मास है? छोटू का मास है, और छोटू का मास ही तो एम डैश है। छोटू का मास ही तो एम डैश है मेरे भाई। तो एम डैश कितना आ गया? एम 4/3 से 4/3 गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो ये बचा एम बाई 8। तो पुट कर दिया मैंने किस में? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 ये रही बेटा अपनी, ये रही इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यहाँ लिख उठा के लिख रहा हूँ मैं। तो F इज इक्वल्स टू जी एम डैश, F2 है ये, डिवाइडेड बाय R माइनस R/2 का होल स्क्वायर। तो एम डैश की वैल्यू जब पुट करूंगा इसमें, एम बाई 8 हो जाएगा। जी एम बाई 8 इंटू एम डिवाइडेड बाय R माइनस R/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। और ये ही फोर्स लगेगा 2। तो अब गौर से सुनेंगे, अब गौर से सुनेंगे। तो मतलब जब ये पूरा स्फीयर था तो कितना फोर्स लगा रहा था? इतना लगा रहा था। अरे छोटू कितना लगाएगा? छोटू छोटू लगाएगा इतना। तो अगर इस पूरे वाले फोर्स में से छोटू का फोर्स घटा दूंगा मैं, तो मुझे इस वाली बॉडी का फोर्स आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस पूरी बड़ी बड़ी बॉडी का ये वाली बॉडी का फोर्स आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स हो जाएगा हमारा F1 माइनस F2। और F1 कितना है? F1 इतना है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का F2 तो अभी निकाले हैं, जी एम डिवाइडेड बाय 8, तो ये है R माइनस R/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जो सॉल्व वॉल्व कर लेंगे जी एम बाई, अच्छा आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ले भाई कॉमन ले लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8, आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये 1 माइनस R/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई, अब बस क्वेश्चन तो वही है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई। जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर लिया, तो ये 1 माइनस 1/8 टाइम्स ऑफ दी 1 माइनस R/2 का होल स्क्वायर। दिस इज दी नेट फोर्स। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना कोई डाउट होगा तो। ये क्वेश्चन ऐसा कंपटीशन लेवल का था थोड़ा सा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है। अब ये भी कंपटीशन का ही टॉपिक, इम्पोर्टेंट कॉमर्स, ये कंपटीशन का ही टॉपिक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन a uniform sphere or spherical shell and a particle। ठीक है, ये देखना, ये कंपटीशन का टॉपिक है। ठीक है, जो बोर्ड्स का पढ़ रहे हैं उसको स्किप कर सकते हैं, बट आई वोंट कि आप कुछ भी स्किप करें। ठीक है भाई, मतलब क्या है? स्फेरिकल शेल और एक पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो केस 1, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब क्या होता है? हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल शेल को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब अपन को ये निकालना है कि एक हॉलो स्फीयर, ये बना लेता हूँ, ये लो बना लिया, एक स्फीयर है हॉलो। ठीक है, ठीक है, इसका सेंटर है ये, इसकी रेडियस है बेटा आपकी आर। ठीक है, अब पी पॉइंट है, एक पॉइंट है पी, मतलब एक तो पी पॉइंट है, पी पॉइंट है बेटा वो
ऐसे कर लेते हैं इसको। इसमें है केस वन, पहला शेल की केस में बात करते हैं और इसमें हम केस वन डाल देते हैं। ठीक, ठीक। अब इसमें इसकी वजह से पार्टिकल को हम 3 लोकेशन पे रख सकते हैं। देखते हैं, भी देखते हैं। एक ये हॉलो स्फेरिकल शेल है, ठीक है। अब इस शेल की वजह से एक पॉइंट मास है मेरे पास m, उस पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ये बताएंगे। अगर उस पॉइंट मास को बाहर रख दूं शेल के तो कितना लगेगा, उस पॉइंट मास को शेल के अंदर रख दूं तो कितना लगेगा, उस पॉइंट मास को शेल के सरफेस पर रख दूं तो कितना लगेगा। ठीक है, ये बताएंगे। तो ये आपको अब डालते हैं केस वन। when case 1, if the point mass, if the point mass m is placed at a point p outside the shell। ठीक, चल, ठीक है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आगे बेटा। ये मैंने स्फीयर डाला, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये इस वन है ये। ठीक है, और साइज भी बढ़ा देता हूँ इसका, ये ना मैंने। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब जो पॉइंट मास है P वो किधर है, मतलब एक पॉइंट है P जो कि आउटसाइड है, शेल के आउटसाइड है, तो ये आउटसाइड ही बना लिया भाई, P पॉइंट जो कि शेल के आउटसाइड है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा R, हमने मान ली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये पूरी डिस्टेंस मान ली, और P पॉइंट में मास रखा M और शेल का मास है इसका M। ठीक, चलो। तो आपको फोर्स कैसे निकालते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो भी आउटसाइड कोई भी मास रखा है, शेल के आउटसाइड कोई भी मास रखा है, तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो किधर कैसे लगता है, वो लगेगा G m अपॉन आर स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया, मैंने शेल का जो मास है वो सारा मास सेंटर पे हम कंसंट्रेटेड हुआ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये सब आपको पता चलेगा जब हम ग्रेविटेशन फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड वगैरह आएगी, तो अभी आपको कंपटीशन के केस में याद रखना पड़ेगा। अब इससे आपका काम चल जाएगा, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो तो सारा मास मैंने शेल का कहाँ मान लिया, सेंटर पे रखा हुआ मान लिया, तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा, इतना लगा। मतलब एक एक पॉइंट मास है जो कि P पॉइंट जो कि आउटसाइड द शेल रखा है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता है, इतना लगता है भाई। ठीक है। ठीक है भाई, अगर अगर कोई पॉइंट मास सरफेस पे आ जाए तो कितना लगेगा, ये सरफेस पर भी है पॉइंट मास, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द शेल एंड द सरफेस पे कर लेंगे इसको। ठीक है, आउटसाइड द शेल एंड outside and at the at surface of the shell। ठीक है, सरफेस ऑफ द शेल, शेल की सरफेस पर हो या आउटसाइड हो तो आप ऐसे करेंगे। अंदर है तो दिक्कत है, अंदर है तो दिक्कत है। केस नंबर 2, इफ अ पॉइंट मास, ये कॉपी कर लेंगे अपन। पॉइंट केस नंबर 2, यदि पॉइंट मास m है वो प्लेस्ड एट अ पॉइंट q, मान लेते हैं इसको, इनसाइड द शेल। ठीक है, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। तो क्या होगा, मतलब एक शेल है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, मैंने इस शेल के अंदर एक q पॉइंट पर, एक q पॉइंट पर मास रख दिया m, तो उस फोर्स फोर्स
वो जीरो हो जाएगा। किस पर? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में जीरो लगेगा, क्योंकि हाँ मैं बात कर लेता हूँ, फोर्स ऑन, लिख देता हूँ पूरा, फोर्स ऑन एम ड्यू टू एम इज जीरो। मतलब अगर अंदर रखा है कोई पार्टिकल शेल के तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसको आप फील भी कर सकते हो, अगर वैसे तो ग्रेविटेशन बताऊंगा, इसको फील भी कर सकते हो। मतलब जितना फोर्स ये वाले जो पार्टिकल मिलकर इधर लगाएंगे उतना ही फोर्स ये वाले पार्टिकल शेल के मिलकर इधर लगा जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये वाला मास तो ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा लगाने चाहिए, लेकिन बेटा डिस्टेंस भी तो ज़्यादा हो रही है, इस वजह से फोर्स इनका कम हो जाता है। यहाँ पर मास कम है लेकिन डिस्टेंस कम है, तो इस वजह से ये वाले फोर्सेस और ये वाले पार्टिकल जो इस वाले मास पे फोर्स लगाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आपको इतना गणित याद नहीं रखना, इतना याद रखना है, या यदि कोई मास अंदर रखा है शेल के तो उस पर फोर्स जीरो होता है। तो बेसिकली स्फेरिकल शेल के केस में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? यदि आउटसाइड है, तो फोर्स कितना लगता है? Gm/m/r²। ठीक है, कब? जब r की वैल्यू आउटसाइड है, इसका मतलब क्या है? आउटसाइड हो या फिर सरफेस पर हो, यानी कि जब r की वैल्यू, ये वाली जो r की वैल्यू है इस रेडियस से ज्यादा हो या बराबर हो, ये जब बराबर हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि r की वैल्यू कम हो जाती है r से तो फोर्स जीरो हो जाएगा। किसके ऊपर? इस वाले पार्टिकल के ऊपर, स्मॉल पार्टिकल है जो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी को मैं ग्राफ की फॉर्म में बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ये ग्राफ का विकार पूछ लेता है कंपटीशन में F वर्सेस R, तो बेटा जब डिस्टेंस कैपिटल R से कम है तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा जीरो, है कोई फोर्स नहीं है। जैसे R हो गया तो फोर्स कितना लगेगा? जैसे R इज इक्वल टू R पे, यदि स्मॉल r बराबर हो गया कैपिटल R के, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये R इज इक्वल टू R पे लगता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा फोर्स। कितना हो जाएगा फोर्स? फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Gmm/, कैपिटल आर, क्योंकि आर बराबर आर हो गया ना, आर बराबर कैपिटल आर हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि आर की वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो फोर्स है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ हमारा ऐसे जाता है। ठीक है, अरे यार ये अरे यार ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, और आर अगर इन्फिनिटी हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला टर्म अगर इनफाइनाइट हो गया तो बेटा 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, चल भाई, तो फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब होगी? जब पार्टिकल आपका सरफेस पर रखा हो, जब पार्टिकल आपका, देख लो पता चल रहा है ना, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब आगे आर बढ़ता है रहा तो फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, चले सॉलिड स्फीयर के केस में भी दो केस आते हैं। केस नंबर 1, यदि पार्टिकल सरफेस पर हो या फिर सरफेस पर हो या फिर सरफेस पर रखा हो या फिर आउटसाइड द सरफेस हो, तो बेटा कितना फोर्स लगता है मैं बता देता हूँ। ये तो भी सेम ही है बेटा, सेम ही है। ये एक सॉलिड स्फीयर है, डैश लाइन से बना दिया है। इसका जो मास है वो m है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। और सेंटर से बाहर रख दिया, आउटसाइड पे रख दो या फिर सरफेस पे रख दो, P पॉइंट है, डिस्टेंस R है, यहाँ पर मास M रख दिया है, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? इस पूरा मास को हम कहाँ मान लेंगे? सेंटर पे रखा हुआ मान लेंगे। G कैपिटल M टाइम्स ऑफ द स्मॉल m डिवाइडेड बाय द सेंटर पे रखा हुआ मान लेंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ ये R हो जाएगी डिवाइडेड बाय दी R का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, यानी कि जो F है वो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, चलिए केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 लिखेंगे भाई। केस नंबर 2 है। यदि कोई पॉइंट है इनसाइड है, मतलब गड्ढा खोद कर आपने खोद के गाड़ दिया, तो उस केस में क्या लगता है, उस केस में देखते हैं। ये बेटा ये रहा, आपने क्या करा है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ये एक, तो आपने यहाँ पर गड्ढा करके एक मास है जो कि क्यू पॉइंट पर स्मॉल एम मास रख दिया, दिस इज द सेंटर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है ये एक। तो यहां से मैंने एक क्या करा, एक सर्कल बना लिया, यहां से पास होता हुआ एक सर्कल बना लिया मैंने, बन जा, यहां से पास होता हुआ एक सर्कल बना लिया। ठीक है, स्फीयर बना लिया मतलब। तो इस बॉडी को मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूं, एक ये वाला स्फीयर है, इसके लिए तो बाहर वाले स्फीयर के लिए तो ये वाला जो मास है, बाहर वाले स्फीयर के लिए जो ये वाला जो मास है वो इनसाइड द स्फीयर है। तो बाहर वाला ये वाला जो स्फीयर है, ये जो बनाया है येलो कलर का, ये वाला जो स्फीयर है, ये तो इस पे कोई फोर्स लगाएगा नहीं क्योंकि ये अंदर हो गया स्फीयर के। ठीक है, तो जो अंदर वाला जो स्फीयर है, जो अंदर वाला जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, यही फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके आउटसाइड सरफेस पर आ रहा है, इस वाले जो स्फीयर की वो सरफेस पर आ रहा है, ये वाला जो पास सरफेस पर है, तो ये वाला फोर्स लाएगा। तो बेटा जो फोर्स होगा इस वाले एम पर, वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाले मास की, इस वाले स्फीयर की वजह से होगा, इस वाले बाहर वाले स्फीयर की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये स्फीयर की वजह से तो ये एक शेल बन गया ना, इसको मैंने, ये एक शेल बन गया ना, इस वाले शेल के लिए तो अंदर हो गया ना ये, तो अंदर वाले मास के लिए तो फोर्स 0 होता है शेल के अंदर। तो जो फोर्स लगेगा, तो ये वाला जो स्फीयर है येलो कलर का लेता हूं, ठीक है चलो, तो ये वाला जो मास है, ये इसका मास ले लिया मैंने एम डैश। ठीक है, इस छोटे से स्फीयर का, जो अंदर येलो स्फीयर का। ठीक है, तो अब हमें वही करना पड़ेगा कन्वर्जन। ठीक है, तो 4/3 पाई पूरा आर का, पूरे वॉल्यूम का, पूरे स्फीयर का मास है वो कितना है भाई, वो कितना है, वो है कैपिटल एम। ठीक है भाई, तो ये जो छोटा वाला स्फीयर है 4/3 पाई, छोटा वाला स्फीयर है, इसका जो मास कितना, इसकी जो रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस तो आर है, तो इसका आर का क्यूब, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, इसका, अच्छा, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो पहले ये बताओ, ये यूनिट मास, इतने पूरे यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, एम है, तो वन वन यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन 4/3 पाई r³ अरे वो ये ना, अगर 10 पेन की कीमत है, 10 पेन की कीमत है x, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, x/10। ठीक है, तो पूरे वॉल्यूम का मास m है, तो एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, m/n। ठीक है, तो 4/3 पाई स्मॉल r³, यानी कि इस वाले स्फीयर का मास कितना हो जाएगा, इस वाले स्फीयर का मास कितना हो जाएगा, m/4/3 पाई r³ इंटू इस r का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 4/3 से 4/3 गया, और इस छोटो वाले स्फीयर का मास कितना है, m डैश है, तो यही तो m डैश आ गया, तो m डैश किसके बराबर आ गया, m डैश आ गया बेटा, यही तो m डैश है, तो m/r³ डिवाइडेड बाय दी कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, तो इसका मास आ गया, इसका मास आ गया
तो बेटा तो अब आपके पास क्या बन गया, अब आपके पास एक सिनेरियो बन गया कि ये रहा आपका स्फीयर, एक छोटा सा स्फीयर है, ठीक है, जिसकी जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, इस पर आपका क्या रखा है, एक मास m रखा है जो कि q पॉइंट पर है, ये हो गया सेंटर पॉइंट और इसका मास है m डैश। तो दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, अभी तो बताया, फोर्स निकालने का सरफेस पे तो पूरा मास को कम मान लेंगे, स्फीयर के पूरे मास को कम मान लेंगे, सेंटर पे मान लेंगे, तो g m डैश इंटू m डिवाइडेड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, r का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कंपटीशन चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है टफ। ठीक है, इसके बाद बोर्ड्स का आएगा, ठीक है। तो एम डैश की वैल्यू कितनी है, एम डैश की वैल्यू है जी टाइम्स ऑफ दी ये रही एम डैश की वैल्यू, एम 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 डैश की वैल्यू एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब टाइम्स ऑफ दी एम डिवाइडेड बाय दी आर स्क्वायर। तो यू विल गेट एफ इज इक्वल टू जी एम, अच्छा ये से क्यूब चला गया, जी एम एम डिवाइडेड बाई दी आर क्यूब टाइम्स ऑफ दी आर, दिस इज दी फोर्स। और ये फोर्स क्या आ रहा भाई, देखो गौर से, डर आर तो कैपिटल आर तो क्या है भाई, कैपिटल आर तो रेडियस है किसकी, इस पूरे स्फीयर की, बड़े वाले की रेडियस है सॉलिड स्फीयर की। और आर क्या है, आर क्या है, आर सेंटर से डिस्टेंस है, आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो जो फोर्स आ रहा है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर। तो मतलब अब समरी लिखते हैं, तो समरी कितनी आई, समरी आई बेटा, अगर अगर पार्टिकल बाहर रखा है सरफेस के बाहर रखा है तो फोर्स कितना लगाएंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, पूरा मास को हम सेंटर पे अज्यूम करते हुए फोर्स निकाल लेंगे। अगर अंदर रखा है तो फोर्स कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो यानी कि बाहर रखा है, इसका मतलब क्या है, बाहर रखा है मास, इसका मतलब जो आर है वो ज्यादा है किससे, रेडियस से ज्यादा है। तो यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर से ज्यादा है तो फोर्स कितना लगता है, जी एम एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, यदि आर की वैल्यू लेस देन आर है तो कितना लगता है, जी एम एम अपॉन आर क्यूब टाइम्स ऑफ दी आर। मतलब यहाँ पर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अगर ग्राफ बनाओगे दोनों के बीच में है तो कैसे बनेगा भाई, बनाते हैं ग्राफ, फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं। ये यदि आर की वैल्यू रेडियस हो गई या रेडियस से कम है, रेडियस से कम है तो कितना लगेगा, फोर्स इतना लगेगा, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमारी लाइन कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, बना दी स्ट्रेट लाइन। यदि दोनों में कोई आर की वैल्यू, अगर मैं आर बराबर कैपिटल आर डालता हूँ, किसी फॉर्म में डाल लो, दोनों में एक ही वैल्यू आएगी और वो वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि आर की वैल्यू आर हो गई, यानी कि आर बराबर कैपिटल आर हो गया, तो इस फॉर्मूले में कितना आ जाएगा बेटा, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आर की वैल्यू ज्यादा है आर से, इस वाले केस में अगर आर की वैल्यू आर से ज्यादा है तो फोर्स कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो कैसा आएगा भाई, क्वाड्रेटिक रिलेशन आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर अगर देखी जाए तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, यहाँ पर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, यानी यहाँ पर जो r की वैल्यू लेस देन r है, यहाँ पर r की वैल्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू विल लाइक द लेक्चर। और थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही होंगी मे बी, बिकॉज ये कंपटीशन का है, इतना आसान है नहीं चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी से लेक्चर देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस इन फिजिक्स, और अच्छा लगेगा आपको पढ़कर भी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगला लेक्चर लाता हूँ मैं जल्द से जल्द। ओके बाय, टेक केयर।